Hello, good evening everybody. How are you all? What's up? Have you been working hard on your spoken English drills or not? आप मेहनत कर रहे हैं, जैसा आपको बताया था कि मेहनत कम हो रहा है। लास्ट टाइम आपने याद कर लिया, पार्ट्स ऑफ द बॉडी आपको पढ़ाए थे, बहुत सारे वोकैब्स आपको दिए थे, वो याद हो गए कि नहीं? बिल्कुल सही बात है। बहुत बच्चे कह रहे हैं अभी तो याद नहीं किया है लेकिन याद हो जाएंगे। कुछ बच्चों ने कहा यस सर आई एम डन विद, आप मेरा टेस्ट ले सकते हैं, ऑल दैट, वेरी नाइस, फैंटास्टिक। जो कह रहे हैं बिल्कुल मुझे याद हो गया है, दे प्लीज मी एंड आई फील चार्ज्ड अप, मुझे भी एनर्जी आपसे मिलती है कि यस आप मेहनत कर रहे हैं, बिकॉज यू नो ऑलवेज इट्स ए बाइलेटरल, इट्स ए टू वे ट्रैफिक। आप अगर मेहनत नहीं करेंगे तो मेरी सारी मेहनत विल गो नल एंड वॉइड, उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। दैट विल बी नथिंग बट ए फ्यूटाइल एक्सरसाइज बिटवीन यू एंड अस। तो कोशिश करिए कि भाई आप मेहनत अपने एंड से जरूर करते चले। अगर आपकी मेहनत में लैक हो रहा है तो फिर मेरी मेहनत कामयाब नहीं होगी। ये इसके लिए आपको समय निकालना ही पड़ेगा। बहुत ऐसे भी लोग होंगे जो वर्किंग मैन, वर्किंग वीमेन होंगे, हाउस वाइफ्स होंगे, उनको हो सकता है थोड़ा सा समय निकालने में मुसीबत आता होगा, लेकिन अगर आपने कोई एक टारगेट सेट किया है तो फिर हिट भी करना, उसके लिए एनी हाउ यू हैव टू मैनेज आउट टाइम। आपको टाइम निकालना पड़ेगा, आपको टाइम को मैनेज करना पड़ेगा, राइट। आज की जो हमारी क्लास है वो वोकैबुलरी की नहीं है, दैट इज द क्लास ऑफ ग्रामर। आज आप बोर्ड पे देख सकते हैं, ये आज की जो क्लास होने जा रही है ना, ये आपका बिल्कुल बेस सेट कर देगी, ग्राउंड सेट कर देगी, फाउंडेशन बना देगी और आपको बताएगी कि किस तरीके से आप बहुत आसानी से इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। आई गारंटी ये आज की आधे पौन घंटे, एक घंटे की जो क्लास हमारा होने जा रहा है, 101% आपको अपने अंदर यकीन आ जाएगा, चाहे आप कितने भी कमजोर क्यों ना हो, कि यस अब हम भी बोलना सीख सकते हैं। अभी तक तो मैंने आपको ग्रामर का कोई क्लास ऐसा सच नहीं दिया है। आज ग्रामर का द वेरी फर्स्ट लेक्चर आपको मिलेगा जो आपकी फाउंडेशन को सेट कर देगा। लेकिन ध्यान रखिए, दो क्वेश्चंस आपको अपने आप से हमसे जरूर पूछते चलने हैं कि सर ऐसा क्यों है और ऐसा कैसे है। तो दो सवाल मैं बोर्ड पे लिखने जा रहा हूं, ये प्लीज मुझसे जरूर सभी लोग पूछें। अगर आपको समझ में नहीं आता हमारे व्हाट्सएप में आके व्हाई एंड हाउ, यानी रटेंगे नहीं आज हम और आप, बिल्कुल भी रटना नहीं है। आपको हमेशा मुझसे सवाल करने हैं व्हाई एंड हाउ। कोई चीज जो मैंने आज समझाई आपको लगता है कि मैंने तो किसी और तरीके से पढ़ रखा था, ऐसा क्यों है सर और ऐसा कैसे है, यू हैव एवरी राइट टू आस्क मी। और आपको बहुत ज्यादा समझ में आने जा रहा है आज का क्लास। थोड़ा सा फ्री होकर के बिल्कुल बैठिए। मोबाइल अगर आपके पास पैरेलल दूसरा मोबाइल है तो कृपया उसको स्विच ऑफ कर दें या वाइब्रेट कर दें और डिस्ट्रैक्शन से बचें। बिल्कुल अपने को अलग ले जाकर कहीं पे सुना करिए, कहीं कोई शोर शराबा कुछ ना हो रहा हो, फोकस्ड हो जाइए। आवाज मेरा लाउड एंड क्लियर है, आपको आवाज की कोई दिक्कत नहीं होता होगा, आपको समझ में आता होगा आवाज। बस एक घंटा बिल्कुल अपने आप को फोकस्ड डिवोटेड कर दीजिए एकदम, कि आप और कहीं आपका मन नहीं जा रहा है। और पेन एंड पेपर लेके जरूर आप बैठिएगा, क्योंकि अगर पेन और पेपर आपके पास नहीं है तो डेफिनेटली आप कुछ मेन चीजें भूल जाएंगे जो हो सकता है मैं बोर्ड पे आपको ना लिख के दूं, राइट। सो हियर वी go and get started with the very first class of grammar in spoken English, that is this। देखिए आप, क्योंकि हमें आपको यहाँ कंपटीशन का ग्रामर नहीं सिखा रहे, हम आपको वह ग्रामर सिखा रहे हैं जिससे कंपटीशन के अगर आप छात्र हैं या छात्रा हैं तो आपको वो लैंग्वेज समझ में आ जाएगी। समझना, 60 से 70% पेपर रीडिंग पोर्शन से आता है, वोकैबुलरी बेस्ड होता है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में देखिए अगर आपने समझ नहीं पाया तो आरसी आप नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। और ये इंपॉर्टेंट तो उनके लिए है ही जो स्पोकन इंग्लिश सीखना चाहते हैं, राइट। अगर आपकी लैंग्वेज में पकड़ हो जाती है तो फिर आप कंपटीशन में भी अच्छी पकड़ कर लेते हैं और ऑफ कोर्स आपकी स्पोकन इंग्लिश तो अच्छी हो ही जाएगी। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। देखिए बच्चों, मैं बहुत ज़्यादा हार्ड कोर ग्रामर नहीं पढ़ाने जा रहा हूं कि बहुत ज़्यादा हार्ड कोर ग्रामर फिर से स्कूल एज में आप चले जाएं। मैं उतनी ग्रामर आपको पढ़ाऊंगा जितनी बोलना आने के लिए बहुत ज़रूरी होती है, उतनी ग्रामर आपको मिलेगी। तो कुछ एक सवाल कर लें हम और आप आपस में, देखें इस Q&A सेगमेंट में कैसा जाता है हमारे आपके बीच में। अच्छा बताइए, अगर मैं आपसे बच्चों कहूं कि बिटवीन 1 and 10, 1 से 10 के बीच में आपकी नजर में इन जनरल, इन टोटलिटी, पूरी दुनिया भर में सबसे अनलकी नंबर आमतौर पे लोग किसे मानते हैं? 1 से लेके 10 के बीच में सबसे अनलकी नंबर आप चुनिए।
आप 1 भी कह सकते हैं, 2 भी कह सकते हैं, 7 भी कह सकते हैं, चॉइस इज योर्स, लेकिन आपका जो अनुभव हो ना, वो अनुभव से मुझे बताइए। बोलिए, सबसे अनलकी नंबर 1 से 10 के बीच में आपको क्या लगता है? व्हाट इज द मोस्ट अनलकी नंबर फॉर यू बिटवीन 1 and 10, या इन जनरल लोग कहते हैं। आई गिव यू 5 seconds। ऑलराइट, 5 seconds हो चुके हैं। काफी बच्चों ने सही कहा है 3। ये 3 एक ऐसा अंक है जिसको आमतौर पे लोग बड़ा अनलकी मानते हैं। देखिए कैसे मानते हैं, कहावत भी है कि भैया 3 तिगाड़ा, सही सुना आपने, सही बोला आपने, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। 3 को हम लोग बहुत अनलकी मानते हैं। देखिए आपकी मम्मी कभी भी आपको खाना परोसती होंगी, सर्व करती होंगी, 3 रोटी आपको नहीं देती हैं, 2 देंगी या 4। अगर है 3 तो थोड़ा सा टुकड़ा तोड़ के उसको 4 साइकोलॉजिकली बना लेते हैं कि भैया 4 का फिगर आ चुका है। 3 को थोड़ा अशुभ मानते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर व्हाई एंड हाउ से चलेंगे, क्यों और कैसे से चलेंगे, तो आज आपको मैं यकीन दिला दूंगा साइंस के साथ, विज्ञान के साथ, अनुभव के साथ, कि 3 अनलकी नंबर बिल्कुल नहीं होता, बल्कि 3 से ही तो दुनिया यानी सृष्टि का निर्माण हुआ है। इफ आई कैन आस्क यू राइट अवे, हाउ मेनी क्रिएटर्स आर देयर ऑफ द होल यूनिवर्स, सो व्हाट वुड यू से टू मी? पूरी दुनिया के कितने सृष्टि के रचयिता कौन कौन है? जी हां, भगवान की मैं बात कर रहा हूं, टॉकिंग अबाउट द गॉड। ब्रह्मा, विष्णु एंड करेक्ट महेश। सुरेश तो नहीं है ना? तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये 3 क्रिएटर्स हैं ऑफ द होल यूनिवर्स। तो देखिए अंक कौन सा आया? 3। तो क्या इनको आप अशुभ मानोगे? बिल्कुल नहीं मानोगे। आपकी हमारी जो जीवन की स्टेज होती है, कितनी स्टेजेस होती हैं? 3 स्टेजेस आर देयर, बचपन, जवानी एंड बुढ़ापा, चाइल्डहुड, यूथ एंड ओल्ड एज। देखिए फिर 3 का अंक आया। अगर आप बात करें तो आपकी उंगलियां देखें, कितने फैलेंजेस हैं उंगली में, कितने पोरे होते हैं? यू कैन काउंट राइट नाउ, 1, 2 एंड 3 पोरे होते हैं, 7। तो फिर 3 देखिए आपके साथ जुड़ा जीवन में है। और अगर 3 का कुछ अंक हम लोग निकालें, यस ऑफ कोर्स, अगर आप इस्लाम में चले जाइए, कुरान में चले जाइए, तो वहां पे जब मुस्लिम लोगों का निकाह होता है तो कितनी बार कहते हैं साहब, कबूल है एंड कबूल है। और अगर फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली उनका तलाक भी हो जाता है तो कितनी बार कहते हैं, तलाक एंड तलाक, राइट। तो देखिए 3 का फिगर तो बेटा सब जगह। और अरे भाई मैं तो भूल ही गया, हम लोग पढ़ने क्या जा रहे हैं? इंग्लिश में पढ़ने जा रहे हैं ग्रामर में कितने टेंस होते हैं? यस ऑफ कोर्स 3। देखिए फिर से 3 का फिगर आ चुका है। और अब हुआ ये प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। तो हर जगह तो आपको देखिए 3 का फिगर मिल रहा है। और साथ 3 चीजें ही आज आपको ग्रामर में सीखने को मिलेंगी। और आप ये 3 चीजें सीख लें, आप गारंटी आपको करता हूं कि आपको आज अपने आप में ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि यस आई कैन स्पीक। ये कॉन्फिडेंस, ये विश्वास ही आपको दिलाना। अगर देखिए विश्वास इंसान के अंदर होता है ना, कहते ना हौसलों से उड़ान होती, क्यों कहा गया है? और कुछ नहीं, हौसलों से उड़ान होगी। तो विश्वास मुझे आपको दिलाना, आई हैव टू मेक यू बिलीव कि यस यू, आई एम टॉकिंग अबाउट यू, कि आप इंग्लिश बोल सकते हैं। उतना ही फ्लुएंटली जितना आपने सपने में कभी सोचा होगा, या उतना ही फ्लुएंटली जितना आप लोगों को टीवी के ऊपर देखते होंगे, या उतना ही फ्लुएंटली जितना आप के मन में कोई इंसान बसा होगा कि यस आई वांट टू स्पीक लाइक हिम, आई वांट टू स्पीक लाइक हर। जैसे शशि थरूर, वन ऑफ द एमपीज फ्रॉम कांग्रेस पार्टी, उनकी इंग्लिश की काफी एप्रिशिएशन होती है ऑल अक्रॉस द ग्लोब बिकॉज द वर्ड्स ही चूजेस, द लैंग्वेज ही यूजेस। बॉय, जो कंस्ट्रक्शन होता है दैट इज माइंड बॉगलिंग, बहुत ही मजेदार होता है, माइंड ब्लोइंग करते हैं। इसीलिए वन ऑफ द बेस्ट ओरेटर्स ऑफ इंग्लिश उनको माना जाता है। और आप भी ऐसा कर सकते हैं। ये सिर्फ एक 6 अक्षरों का ये चीज है, बिलीफ। अगर आपका बिलीफ सिस्टम ओके हो गया, आपको अपने अंदर हो गया विश्वास कि मैं ये कर सकता हूं, तो आप कर सकते हैं। ये मैं आपको आज वादा करता हूं। सारा बिलीफ होता है साइकोलॉजिकली। जैसा सोचेंगे भी, बहुत सारे लोग हो सकता है सामने बैठे हो, गांव से आते हो, रूरल एरिया से आते हो, बड़े आउटस्कर्ट से आते हो, इंटीरियर से आते हो, उन्होंने शायद इंग्लिश सीखना चालू किया होगा क्लास 6 के बाद से। तो कहते हैं अरे सर आई कैन नॉट स्पीक एज गुड एज यू मे बी स्पीकिंग और एनीबडी एल्स स्पीक्स इन इंग्लिश। मैं उतना अच्छा तो नहीं सीख सकता, हाँ थोड़ा बहुत सीख के अपना काम चला सकते हैं। या कुछ एक मेरे ऐसे मित्र भी हैं जो
किसी दूसरी लाइन में ट्रांसपोर्टर्स हैं या कोई और बिजनेस लाइन में जहां पे इंग्लिश बोली ही नहीं जाती, लेकिन उनका सपना है कि थोड़ा बहुत वो भी अंग्रेजी बोल लें। व्हाई डोंट दे एक्चुअली लर्न स्पीकिंग इंग्लिश? बच्चों के स्कूल जाना पड़ता है, पीटीएम्स अटेंड करनी पड़ती, बहुत सारे देयर कुड बी रीजंस बिहाइंड, और वो भी मुझसे कहते हैं कि कैन आई स्पीक इंग्लिश, क्या मैं इंग्लिश बोल सकता हूं? मैंने कहा यस, व्हाई कांट यू? देखिए सारा सब कुछ इधर है, बिलीफ सिस्टम। ये जो बिलीफ सिस्टम है, जितना इसको आप स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, बिलीफ, सेल्फ बिलीफ इज द बिगेस्ट रिलीफ, सेल्फ बिलीफ इज द बिगेस्ट रिलीफ। देखिए कोई पेशेंट होता है, जब वो जाता है डॉक्टर के पास, और डॉक्टर को मालूम है, ये कह रहा है कि डॉक्टर साहब मैं बीमार हूं, मेरे पेट में लगता कुछ हो रहा है, मेरे पेट में दर्द है, मेरे ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, एंड डॉक्टर, जो भी डॉक्टर होते हैं ना, 90% साइकोलॉजिकली पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं, दवा 10% काम करती है। जैसे जब क्रिकेट मैदान में जब दो टीमें खेलती है ना, इंटरनेशनल लेवल की मैं बात कर रहा हूं, तो ध्यान दीजिए, मैच 99% इधर खेला जाता है, 99% मैच हारा या जीता दिमाग से जाता, और 1% मैच होता पिच के ऊपर जाके साहब, क्योंकि जैसा आप सोच के जा रहे हैं, मान लो विराट कोहली इंजर्ड है, रोहित शर्मा इंजर्ड है, शिखर धवन इंजर्ड है, इनका टॉप ऑर्डर इंजर्ड है, अब इनके बगैर कोई दूसरा कैप्टनसी करने जा रहा, अजिंक्य रहाणे को कैप्टनसी मिली, सब नए नए लड़के हैं, एक्सपीरियंस है नहीं, और अजिंक्य को लगा, अरे यार आज तो मेरे साथ इतने सारे दिग्गज खिलाड़ी नहीं है, टॉप ऑर्डर हमारा बिल्कुल है ही नहीं, मुश्किल है। ऑस्ट्रेलिया से खेलने जा रहे हैं, अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, इन ऑस्ट्रेलिया, वन ऑफ द बाउंसेस्ट ट्रैक्स गैबा, और वहां पे तो हम लोग नहीं जीत पाएंगे भैया। तो वो मैच अपने मतलब जो है पवेलियन में बैठ के ही हार गए, अभी वो गए नहीं है। अब जो मैच खेलने जाएंगे दैट विल बी नथिंग बट ए फॉर्मेलिटी, और वो वहां से मैच हार के आएंगे, मैं आपको गारंटी करता हूं। एक इंग्लिश में टर्म है, मैं आपको सिखाना चाहता हूं, प्लासिबो इफेक्ट। सुना है आपने ये क्या होता है? व्हाट दिस इज? दुनिया के बहुत सारे डॉक्टर्स इस इफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं, सो मेनी डॉक्टर्स ऑल अक्रॉस द ग्लोब इस इफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये इफेक्ट आपके बिलीफ सिस्टम को बढ़ाता है। ये होता क्या है, मैंने देखा बहुत सारे पेशेंट जाते हैं डॉक्टर्स के पास और कहते हैं कि डॉक्टर साहब मालूम है क्या, मेरे पेट में दर्द होता है, डॉक्टर ने स्कैनिंग किया, डॉक्टर जानता है कि इसके कुछ है नहीं, इसके दिमाग में दर्द हो रहा है, इसलिए इसके पेट में दर्द हो रहा है, इसके दिमाग में वो दर्द बस गया है, इसके दिमाग में बीमारी बस गई। तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, ठीक है चलो हम तुमको एक काम करते हैं, डॉक्टर ने 3 कैप्सूल बनाए, बोला सुबह दोपहर शाम, इसको बेटा 3 दिन तुम्हें दूध के साथ लेना, ध्यान रखना दूध के साथ अगर नहीं लोगे तो नुकसान कर जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब पानी से नहीं? नहीं पानी से बिल्कुल नहीं, दूध के साथ लेना। पानी से लिया तो समझ लो आ जाएगी याद नानी तुमको। अब साहब उसने कहा ठीक है साहब दूध से ही मैं लूंगा, और ये 3 कैप्सूल देखो 5-5, 6-6 घंटे के अंदर में खाना, अगर ज्यादा हो गया तो फिर तुम्हारी बीमारी उभर आएगी। अच्छा ठीक है डॉक्टर साहब। अब वो घर जाता है ना, सुबह का एक कैप्सूल खाता है, शाम का खाता है, रात का खाता है, और अगले दिन बिल्कुल अपने को फिट पाता है। जो उसको लग रहा था उसके शरीर में कोई दर्द हो रहा है, कहीं पे पेट में दर्द हो रहा है, या उसको ये हो रहा है या उसको वो हो रहा है, वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। He rushes to the doctor's clinic, और डॉक्टर की क्लिनिक में दौड़ता हुआ जाता है, डॉक्टर साहब आपने मुझे बिल्कुल ठीक कर दिया, आपने ऐसा कैप्सूल दिया कि मैं मजा आ गया, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बाद में डॉक्टर ने बताया कि मालूम है इसको क्या दिया था, मैंने इसको खाली कैप्सूल दिया था, उसके अंदर की दवा पूरी निकाल ली थी, क्योंकि ये साइकोलॉजिकली बीमार था ये इंसान, इसको लगता था ये ठीक नहीं हो सकता, इसलिए इसको मैंने ऐसा करके दिया। और सब वो खाली जो कैप्सूल था ना, इस खाली दिमाग के लिए खाली कैप्सूल था, डॉक्टर ने उसको 3 टाइम की डोज दे दी 3 दिन के लिए, वो बिल्कुल भला चंगा हट्टा कट्टा मस्त हो गया एकदम। तो ये कहलाता प्लासिबो इफेक्ट, प्लासिबो इफेक्ट। तो आज आपको अपने अंदर बिलीव कराना है कि यस आज मैं इंग्लिश में शुरुआत करने जा रहा हूं, और मैं इसका अंत सीख के ही करूंगा, चाहे जो हो जाए, कम व्हाट में, कम हेल और हाई वाटर, ये याद रखिएगा। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करें, लेट्स गेट स्टार्टेड आवर क्लास टुडे, हियर वी गो। तो जैसा मैंने बताया था 3 का फिगर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेट मी टेक वाटर, मैं पानी पी लूं। 3 का फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू। आइए वापस देखिए, जी। So 3 inevitable elements are there
in grammar as far as spoken English is concerned. जहां तक स्पोकन इंग्लिश की ग्रामर का संबंध है, ये तीन ही ऐसे इनएविटेबल, इनएविटेबल का मतलब बच्चों समझते हैं आप लोग हैं, इनएविटेबल स्टैंड्स फॉर, हिंदी में कहते हैं अपरिहार्य, जिसके बगैर काम ना चल सके। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट यानी एसेंशियल है, इसके बगैर काम नहीं चलेगा। ये उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना गन विदाउट एम्यूनेशन बेकार है, लैंप विदाउट ऑयल बेकार है, राइट, और पढ़ाई विदाउट एम बेकार होने जा रही है। अगर आपके पास एम नहीं है तो कोई आपको फेम नहीं मिलेगा। सो 3 इनएविटेबल एलिमेंट्स आर देयर इन इंग्लिश ग्रामर। पहला है इनएविटेबल एलिमेंट करेक्ट HV, दूसरा एलिमेंट है करेक्ट सब्जेक्ट, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट है करेक्ट वॉइस। ये आपको होम्योपैथिक ट्रीटमेंट दे रहा हूं, आई एम ए होम्योपैथिक डॉक्टर एज यू नो ऑलरेडी, राइट। करेक्ट वॉइस, देखिए 3 के बगैर काम नहीं चलेगा। मैंने बताया था 3 को अशुभ नहीं, 3 को शुभ मानिए, राइट। तो देखिए करेक्ट HV, करेक्ट सब्जेक्ट एंड करेक्ट वॉइस। वॉइस का मतलब क्या होगा थोड़ी देर में हम लोग बात करेंगे। इट्स नॉट अबाउट द आवाज दैट वी प्रोड्यूस व्हाइल वी स्पीक, ये वॉइस कुछ और है, अभी थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। चलिए सबसे पहले एस्पेक्ट पे चलते हैं, करेक्ट HV। करेक्ट HV का मतलब HV मींस यस राइट यू आर हेल्पिंग वर्ब। ये देखिए HV का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब कितनी होती हैं, ज्यादा टाइम ले लेंगे, सीधे बता देते हैं 22 22 हेल्पिंग वर्ब हैं। इन्हीं से पूरी इंग्लिश बोली लिखी सब कुछ जाती है। ये अगर 22 कितने होते, थोड़े से होते हैं, 22 तो आप चुटकियों में कर लेंगे। 22 हेल्पिंग वर्ब के यूज सीखिए, पूरी ग्रामर में आपकी कमांड होगी, आई गारंटी यू। तो चलिए इसकी हमने कैटेगरीज बनाई हुई है। पहली कैटेगरी है सिंगुलर कैटेगरी। सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन वाली कैटेगरी। क्यों? एक वचन वाली कैटेगरी में आती है इज, डज, हैज एंड वॉज, राइट। इज, डज, हैज एंड वॉज, ये है सिंगुलर कैटेगरी की हेल्पिंग वर्ब। सिंगुलर कैटेगरी की हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है ये एक वचन सब्जेक्ट के साथ लगेंगी, बहुवचन के साथ नहीं लगेंगी। राम के साथ तो लग जाए क्योंकि राम एक है, लेकिन अगर राम मैरिड है, राम और सीता हो गए, तो अब ये नहीं लगने जा रहा है, ठीक है ना। सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, बाकी आपको सब आगे इसके यूजेस बताएंगे। देन कम्स प्लूरल कैटेगरी। प्लूरल कैटेगरी में भी 4 होते हैं बच्चों हैं, जो सिंगुलर है उन्हीं का प्लूरल होता है। तो जैसे देखिए इज का प्लूरल आर, डज का प्लूरल डू, हैज का प्लूरल हैव, वॉज का प्लूरल वर, हुआ 4। ये देखिए प्लूरल कैटेगरी हो गया, ठीक है ना। इसके बाद थर्ड में आते हैं आइसोलेटेड कैटेगरी। आइसोलेटेड का मतलब होता है पृथक, पृथक का मतलब होता है अलग थलग, सेपरेटेड, राइट। इसमें आता है एम को आइसोलेटेड इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जाता है सिर्फ आई के साथ, तो साफ हो गया आइसोलेटेड। चौथी कैटेगरी भी जल्दी से चलते हैं और देखिए इसका नाम है कॉमन कैटेगरी। व्हाट दिस मीन्स इज दैट कॉमन कैटेगरी। कॉमन का मतलब होता है कि भाई ये सबके साथ यूज हो जाएगा। जैसे सलवार सूट कॉमन कपड़ा है कि नहीं, आप डिसाइड करिए भाई साहब। हाँ, और साड़ी कॉमन है कि नहीं? है तो भाई साहब पहन लो आप। देखिए ना तो साड़ी कॉमन है ना है सलवार सूट कॉमन, क्योंकि ये तो पहना जा सकता है, ये लेडीज वेयर होते भाई साहब, ये तो सिर्फ लेडीज ही पहनेंगी। इसी प्रकार से अगर शेरवानी की बात करें, ये भी कॉमन नहीं आएगा, बिकॉज ये तो सिर्फ जेंट्स पहनते हैं शेरवानी। क्यों? कॉमन में जैसे टी शर्ट्स हो गया, जीन्स हो गया, ये सब कॉमन कपड़ों में आ जाता है, राइट। तो अब कॉमन का मतलब दैट कैन बी यूज्ड विद ऑल, जो सबके साथ हो सके इस्तेमाल, उसे कहते हैं कॉमन। आइए कॉमन में देखते हैं डेड, had, must, ought to, used to, can, could, shall, should, will, would, may, might। देखिए क्या 13 ये हो गई।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये 13 हेल्पिंग वर्ब हो गई हैं भाई साहब। ये 13 हेल्पिंग वर्ब्स आई गारंटी ये सब कुछ बदलने जा रही है, आपका पूरा कॉन्फिडेंस चेंज कर देंगे। थोड़ा सा बिलीव आपको करना पड़ेगा कि यस आई कैन। अब देखिए साहब, इनको सिंगुलर क्यों कहते हैं? बिकॉज ये एक वचन के सब्जेक्ट के साथ यूज होती है, जैसे ही, शी, इट। ये एक एग्जाम्पल राम ले लो, है ना। ये प्लूरल के साथ यूज होती है। आई एक अपवाद है, सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है, इसलिए एस्ट्रिक साइन लगा दिया मैंने। आई, वी, यू, दे, या प्लूरल नाउन लिख लो। ये सिंगुलर नाउन है, इसको प्लूरल नाउन लिख लो, ठीक है। प्लूरल नाउन में जैसे राम एंड श्याम हो गया, राम एंड श्याम क्यों करो, हाँ चलो राम एंड श्याम कर लो, सीता भी कर सकते थे। आइसोलेटेड, तो आई एम सिर्फ आई के साथ जाता है। और ये देखिए कॉमन है, कॉमन के साथ आपको सोचना ही नहीं है, कॉमन के साथ आपको कंफ्यूज ही नहीं होना, कॉमन के साथ सब लग जाएंगे। आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। अब वो चाहे नाउन सिंगुलर हो, राम हो या राम एंड सीता हो, सबके साथ लग जाएगा। क्यों? दैट इज यूज्ड विद ऑल। ये है कॉमन। तो आपके सामने पहली पिक्चर आ चुकी है कि भाई पहली पिक्चर में आपका पहला टारगेट क्या था कि आपको यह मालूम होना चाहिए कि कितनी होती है हेल्पिंग वर्ब, कितनी है? 22 हेल्पिंग वर्ब से पूरा खेल आप सेट कर सकते हैं। दूसरे टारगेट की तरफ चलें। 3 टारगेट थे ना आपने। करेक्ट एचवी, दैट वी आर डन विद नाउ। इसको डिटेल में आगे चल के पढ़ेंगे, यहीं पे सब कुछ नहीं खत्म होने जा रहा है। अब आते हैं करेक्ट सब्जेक्ट की तरफ। Number 2 is correct subject. करेक्ट सब्जेक्ट। अब भाई साहब आपने सीखा तो होगा बचपन से, क्यों किसी भी स्कूल में पढ़े हो, यू मे हैव स्टडीड, जैसे मैं पढ़ा था काला बाबा शिशु मंदिर में, यू मे आल्सो हैव स्टडीड इन सम अदर स्कूल्स एंड ऑल दैट। आई मीन अच्छे स्कूल में भी हो सकता है पढ़ चुके हो, वहां पे भी आपको 3 ही चीजें सिखाई जाती है। नो व्हाट, कि बेटा ये एक सेंटेंस है, इसके 3 पार्ट हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। कहीं पे भी पढ़े हो अब, क्योंकि हमारा यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम रहा, थोड़ा सरस्वती बेस्ड था, तो उसमें हिंदी के ज़्यादा अच्छे मास्टर होते थे। देखिए कैसे हम लोग पूछते थे हिंदी में, सर सब्जेक्ट का मतलब बताइए क्या होता है? कहते सब्जेक्ट मीन्स कर्ता। अब एक तिवारी बच्चा हमारे बगल में बैठता था, बहुत अच्छा था, तो वो थोड़ा वाई एंड हाउ ज़्यादा करता था, ठीक है। ही वुड रेज सो मेनी क्वेश्चंस बेस्ड ऑन वाई एंड हाउ, एंड टीचर्स वुड गेट फ्रस्ट्रेटेड एट टाइम्स, आई गारंटी यू, क्योंकि उसके सवाल में दम होता था। तो उसने कहा, अभी आते हैं, इसको कहते हैं क्रिया और इसको कहते हैं कर्म, हैं? ये यूपी बोर्ड में जरूर पढ़ाया जाता है, आज भी पढ़ाया जा रहा है, जनरेशंस में आगे भी पढ़ाया जाएगा अगर योगी जी ने इस पे सुधार नहीं किया तो। देखिए कर्ता, तो एक बच्चे ने पूछा कि सर कर्ता को कर्ता क्यों कहते हैं? भाई ये क्यों और कैसे जरूर आपको आना चाहिए। व्हाई डू यू कॉल कर्ता एज कर्ता, है ना। तो बताया कि भाई कर्ता को कर्ता इसलिए कहते हैं क्योंकि ये काम करता है, क्योंकि यह, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यह काम करता है। यानी एक चीज हम लोग को समझ में आ गई, जो काम करे वो कर्ता, जो सुने वो श्रोता, और जो बोले वो वक्ता, स्पीकर। One who speaks is a speaker, one who listens is a listener, and one who cites is a citer, one who teaches is a teacher, one who studies is a student, है ना। बिल्कुल लॉजिकल जा रहा, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं आया। जो काम करेगा भैया वो करता होगा। आइए जल्दी से देखते हैं जो काम करे वो करता होता है कि नहीं होता। हम लोगों ने सही पढ़ा था कि गलत पढ़ा, जल्दी से देखिए। राम आ गया, बताइए यहां पे कर्ता क्या होगा, यानी सब्जेक्ट क्या होगा? राम ना, बिल्कुल सही है। राम इज ए सब्जेक्ट हियर, क्योंकि राम ने यहां काम किया। काम कौन सा किया? आने का किया। तो जो काम करे वो करता। अभी तक सही चला। अब देखिए कलयुग चला तो मेरा सेंटेंस थोड़ा सा चेंज हो जाएगा भाई। सीता भाग गई। नाउ अब सब्जेक्ट क्या हो? व्हाट बिकम्स द सब्जेक्ट नाउ इन द सेंटेंस गिवन? व्हाट? सीता, करेक्ट।
सीता ही सब्जेक्ट हो गई, क्योंकि सीता ने भी यहां एक काम किया, भागने का। अब आता मेरा पहला कैरेक्टर पप्पू। अगर आप में से किसी का नाम पप्पू है तो डोंट टेक इट अदरवाइज, बिकॉज पप्पू इज वन ऑफ माय कैरेक्टर्स हियर। पप्पू, मिसेस अरोड़ा एंड पूनम, ये 3 कैरेक्टर्स है। तो इनके अगर मैं नाम लेता हूं और आपसे ये कोइंसिडेंटली रिसेंबल कर जाए तो डोंट टेक इट अदरवाइज, बिकॉज दीज आर द कैरेक्टर्स दैट आई हैव चोजन टू टीच सेंटेंसेस हियर बेस्ड ऑन दीज नेम्स, राइट? ओके, अब आता पप्पू। पप्पू डांटा जा रहा है, कम ऑन, पप्पू डांटा जा रहा है। आप बताइए इसमें सब्जेक्ट क्या होगा? पप्पू, तुम बताओ। हाँ, तुम जो लेट के पढ़ लो भाई साहब तकिया के ऊपर, आप बताइए भाई साहब। हाँ, पप्पू। हाँ, देखिए अगर आप कहते हैं कि पप्पू सब्जेक्ट है तो भाई साहब काम काहे का हो रहा है? डांटने का। तो क्या सब्जेक्ट यानी पप्पू खुद को डांट रहा है? ये ध्यान देने वाली बात है। क्या पप्पू इज स्कोर्डिंग हिमसेल्फ? भैया, ही इज नॉट बोर्न इन द लुनाटिक asylum in Borelli। वो कोई पागल खाने में पैदा हुआ पप्पू नहीं जो खुद को डांटेगा। तो भैया पप्पू कैन नॉट स्कोर्ड हिमसेल्फ, पप्पू खुद को डांट नहीं सकता। इसलिए यहां पे लगता है बड़ा सा सवाल, क्वेश्चन मार्क, कि भैया ये सब्जेक्ट तो नहीं हो सकता। दूसरा ले लीजिए। अब मान लीजिए मैंने कहा मेरी कार बिकनी है, मेरी कार बिकनी है, मुझे बेचनी मेरी कार है। अब इसमें सब्जेक्ट क्या होगा? छिपा हुआ सब्जेक्ट नहीं, छिपा हुआ भाई सर, सब्जेक्ट है इसके अंदर। कोई एक कह रहा सब्जेक्ट सर मिसिंग है, सब्जेक्ट दिया हुआ है। अब बताओ। व्हाट? नहीं। तो मेरी कार बिकनी है, ये अरे यार देखो, एक बच्चा लेटा है वहां पे, कह रहा सर बिकनी बोल रहे, बिकनी। अरे मेरी कार बिकनी का मतलब यहां बेची जानी है। डर्टी माइंड, डर्टी फाइंड, राइट? तो मेरी कार बिकनी है, सब्जेक्ट क्या होगा? मेरी कार। तो गुरु मेरी कार क्या खुद को बेच लेगी? नहीं बेच पाएगी ना। तो मेरी कार कैन नॉट बी द सब्जेक्ट इन द सेंटेंस गिवन। भाई साहब यहां पे भी देखिए लग गया बड़ा सा क्वेश्चन मार्क। तो जो हमारे अध्यापक लोग पढ़ाते हैं स्कूल्स में ना कि सब्जेक्ट कर्ता को कहते हैं, मैं पूरा मतलब विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट में कहता हूं कि थोड़ा सा इसको अमेंडमेंट करने की जरूरत है, थोड़ा सा रिफाइनमेंट करने की जरूरत है, थोड़ा सा संशोधन करने की जरूरत है। तो सब्जेक्ट आप ये जो बच्चों के मिसकॉन्सेप्शन हो जाते हैं, आगे चलकर बड़े हो जाते हैं, उनको पता ही नहीं होता सब्जेक्ट क्या है, तो ऐसा ना हो आप के बच्चों के साथ, राइट? आइए, तो आप सब्जेक्ट कैसे सीखेंगे? देखिए मैं इसकी बहुत ही आसान भाषा में परिभाषा दूंगा, और इतनी आसान परिभाषा दूंगा आपको यहीं पे मैं रटा दूंगा, चाहे आप जिस भी एज ग्रुप में हो। आज हमारे साथ आप सब्जेक्ट कभी नहीं भूलने जा रहे। 22 हेल्पिंग वर्ब है वो नहीं भूलेंगे, और ये भी नहीं भूलेंगे। देखिए क्या होता सब्जेक्ट है भैया, मैं तो सबसे पहले हिंदी में लिख दूं क्योंकि आप लोग हिंदी से अंग्रेजी सीख रहे हैं। ESL है आपके लिए, इंग्लिश एज ए सेकेंड लैंग्वेज है। जो कार्य करे, नहीं ना ना ना, वो करता तो सीख ही चुके हो। तो सबसे बड़ी बात है जिसकी हो बात वो है सब्जेक्ट। हो जिसकी हो बात वो है सब्जेक्ट। अगर बात हो रही थी राम की, अगर पीछे सेंटेंस आपका लिखा होगा देखिएगा, राम आ गया, मैं राम की बात हो रही थी, तो राम हमारा होगा सब्जेक्ट। इसलिए नहीं कि राम ने आने का काम किया था, इसलिए क्योंकि बात किसकी हो रही है? बात हो रही है राम की, राम के सब्जेक्ट। दूसरे सेंटेंस में दिया था सीता भाग गई। अब सीता भागने में सीता ने भागा कि नहीं भागा, भगाया गया, दैट इज नॉट योर कंसर्न टू कंसीडर। यहां पे आपको देखना कि सीता भाग गई, बात किसकी हो रही है? सीता की बात हो रही थी, इसलिए सीता हो गया सब्जेक्ट। अगले सेंटेंस में मैंने आपको दिया था कि भाई पप्पू डांटा जा रहा है, किसकी बात हो रही है? पप्पू की बात हो रही है, तो पप्पू को सब्जेक्ट बना। इसका कोई अपवाद ही आपको नहीं मिलेगा, कोई एक्सेप्शन नहीं मिलेगा, कहीं पे भी आपको कोई दिक्कत नहीं होने जा रहा। सीता डांटी, सॉरी पप्पू डांटा जा रहा है, पप्पू सब्जेक्ट हो गया क्योंकि बात हो रही थी पप्पू की। फिर अगले सेंटेंस मैंने दिया था मेरी कार बिकनी है, तो देखिए यहां पे किसकी बात हो रही है? मेरी कार की बात हो रही है, तो क्या हो गया सब्जेक्ट? मेरी कार। अगले सेंटेंस पे चलते जल्दी से। छत पर, अब है आपका टेस्ट। अब मैं आपको नहीं बताऊंगा। छत पर बच्चे खेल रहे हैं, कम ऑन। छत पर बच्चे खेल रहे हैं, सब्जेक्ट क्या हुआ? छत। छत नहीं होगा, हाँ पर। जी हाँ, किसकी बात हो रही है? देखो यार, एक ही सवाल करना भाई साहब,
भाई साहब एक सवाल करना है कि बात किसकी हो रही है? बात हो रही है यहां पे है बच्चों की, तो बच्चे हो जाएगा सब्जेक्ट। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग ऑन द रूफ, राइट। आगे चलते जल्दी से देखते हैं, और भी हैं। देखिए एक सेंटेंस और मैं आपको देता हूं, शायद आप उसको कर लेंगे। पेड़ काटा जा रहा है, सब्जेक्ट क्या हुआ? सब्जेक्ट क्या हुआ? किसकी बात हो रही है? पेड़ ना, पेड़ हो गया, ठीक है। राम का ट्रक सीज हो गया, पुलिस ने पकड़ लिया, ओवरलोडिंग में चल रहा था। क्यों? राम का ट्रक सीज हो गया। सब्जेक्ट अब आपको निकालना, मैं आई वोंट हेल्प यू। हाँ, क्या होगा? राम ट्रक। देखो बेटा, कभी भी ऐसा केस आ जाए ना कि काकी के लगाओ, क्या लगाओ? काकी के लगा हो, ध्यान दीजिएगा, काकी के लगा हो तो सब्जेक्ट, ये इंग्लिश में इसको ऑफ कहते हैं। तो जब भी कभी काकी के लगा हो या ऑफ लगाओ, सब्जेक्ट हमेशा एक शब्द पहले का एक शब्द बाद का मिला के ही बनेगा। क्लियर हो गई मेरी बात? ये देखिए, तो काकी के, जैसे राम का ट्रक, तो सब्जेक्ट क्या होगा? राम का ट्रक, इंग्लिश में होगा द ट्रक ऑफ राम, राइट। इसी तरीके से काकी के, जैसे मोदी के सपने, तो सब्जेक्ट हो गया मोदी के सपने। जैसे मैंने कहा कि भाई ऑनलाइन क्लासेस की परफॉर्मेंस, तो ऑनलाइन क्लासेस की परफॉर्मेंस की काकी के आगे पीछे के दोनों को मिला लीजिए और साफ हो जाएगा क्या? ये बन जाता कंप्लीटली सब्जेक्ट। तो आपको सब्जेक्ट में तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहा। इज देयर एनी कंफ्यूजन लेफ्ट इन द सब्जेक्ट? अगर आपको अभी भी कंफ्यूजन है तो आप हमें व्हाट्सएप करिए, एसएमएस करिए, हम आपको तुरंत और कॉन्सेप्ट्स को ईजी करके बता देंगे। लेकिन मेरी उम्मीद में थी यार, ये तो सबको समझ में आ ही गया होगा कि जिसकी हो बात वो है सब्जेक्ट, जिसकी हो बात वो है सब्जेक्ट। आप भी पानी पीजिए, मैं भी पानी पीता हूं। आई विल बी राइट बैक इन 10 seconds ओनली। 22 बैक इन द बिजनेस नाउ, राइट? ओके, अब आगे चलते हैं। हमारा तीसरा जो आज का टारगेट था, व्हाट वाज दैट टारगेट? डू यू रिमेंबर दैट? करेक्ट एचवी हो गया, करेक्ट सब्जेक्ट हो गया। व्हाट इज लेफ्ट नाउ? करेक्ट वॉइस, राइट वर्ब। आज की क्लास आपको बहुत कॉन्फिडेंस देगी, कॉन्फिडेंस की स्वेलिंग आएगी। थर्ड हमारा आज का टारगेट था करेक्ट वॉइस। यहां पे वॉइस का मतलब बेटा वो नहीं है जो आप सोचते हो वॉइस मींस आवाज। लता जी की कितनी वेल बेटी कितनी डलसेट वॉइस है। नो, दिस इज नॉट दैट केस। यहां पे वॉइस का मतलब है, थोड़ा सा ग्रामर में चलेंगे इसके अंदर, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे ग्रामर में, बस आपको उतना पढ़ा देंगे जितना स्पोकन इंग्लिश बोलने के लिए जरूरी। आप ऐसा बिल्कुल मत समझिएगा मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं बहुत ज्यादा ग्रामर पढ़ूंगा। नहीं, देखिए मैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट करूंगा, आपको रटाऊंगा नहीं कि डॉक्टर से जाओ तो ये रट लो, वकील से बात करो तो ये रट लो, गाड़ी खराब हो जाए मैकेनिक से बात करो तो ये रट लो। ये रटन विद्या अपने पास है नहीं। हम तो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट करते हैं साहब, जड़ से इलाज सही करते हैं। क्यों? आइए, तो एक्टिव पैसिव आ गया भाई साहब। अब ये नई वाला आ गई कि भाई एक्टिव क्या होता है और पैसिव क्या होता है। कुछ नहीं, टेंशन नहीं लेना, 2 मिनट में समझा दूंगा, मेरी गारंटी है। जस्ट इन 2 मिनट्स। वेट। देखिए साहब, एक्टिव बड़ी आसान शब्द है। एक्टिव शब्द बना है एक्ट से। किससे बना है? एक्ट से। एक्ट का मतलब होता है टू डू समथिंग। एक्ट का मतलब क्या होता है? टू डू समथिंग। टू डू समथिंग का मतलब क्या होता है? कुछ करना, है ना? अच्छा, जो एक्ट करेगा, कुछ करेगा, वो आप बताइए, खुद बताइए, सक्रिय होगा कि निष्क्रिय? अगर कोई कुछ काम करेगा तो वो सक्रिय है कि निष्क्रिय है? काम अगर कर रहा है, यस ऑफ कोर्स काम करेगा तो यार सक्रिय होगा ना। सो गए हम, अब निष्क्रिय हो गए, काम कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं। क्यों? तो ये देखिए एक्टिव क्या हो जाएगा, इसको हिंदी में कहेंगे सक्रिय।
समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? अब साहब एक सवाल और आता है, देखिए मैं एक चीज आपको और बता दूं, कौन डिसाइड करता है कि सेंटेंस एक्टिव में जाएगा कि पैसिव में जाएगा? इसका डिसीजन कौन लेगा? जैसे आपको कपड़े कौन से आज पहन के ऑफिस जाने हैं या स्कूल कॉलेज कहीं जाना है, इसका डिसीजन कौन लेता है? हाँ आप लेते हो तो ठीक है, कह दो मैं लेता हूं, ठीक है ना। अगर घर में खाने में लंच में मेन्यू क्या होगा, डिनर क्या होगा, डिनर का मेन्यू क्या होगा, इसका डिसीजन कौन लेता है? मम्मी। बिल्कुल सही है। अच्छा तुम्हारे पापा लेते, कोई बात नहीं। तो देखिए मम्मी अगर डिसीजन लेती है तो डिसीजन मेकर कौन हो गया? मम्मी हो गई। पापा डिसीजन लेते तो पापा डिसीजन मेकर हो गया। गुरु इसी प्रकार से सेंटेंस एक्टिव में जाएगा कि पैसिव में जाएगा, इसका डिसीजन कौन लेगा, उसका डिसीजन मेकर कौन होगा? वो डिसीजन मेकर होता है सब्जेक्ट। देखिए यहां मैं एक लिख दे रहा हूं, डिसीजन मेकर ऑफ वॉइस सब्जेक्ट होता है। चाबी सब्जेक्ट के हाथ में है कि सेंटेंस एक्टिव में जाएगा कि पैसिव में जाएगा। याद रखना, सब्जेक्ट होल्ड्स द की टू डिसाइड वेदर द सेंटेंस टू गो इन एक्टिव वॉइस और इन पैसिव वॉइस। द होल डिसीजन हिंजेस अराउंड द सब्जेक्ट। वो सब्जेक्ट नहीं जो आप बचपन से पढ़ के आए थे कि सब्जेक्ट का मतलब होता करता, करता का मतलब होता है जो काम करे। बिल्कुल ऐसा नहीं। हम जो सब्जेक्ट हमने आपको पढ़ाया, सब्जेक्ट का मतलब है यहां पे क्या? जिसकी हो बात वो है सब्जेक्ट, जिसकी हो बात वो है सब्जेक्ट। ये याद रखना। आइए अब फार्मूला नंबर 1 हम आपको देने जा रहे हैं। फार्मूला नंबर 1 समझ रहे ना, ये कोई कार नहीं रेसिंग की दे रहे हैं, ये उससे भी तेज दौड़ेगी अगर आपका विश्वास अपने ऊपर बन गया। फार्मूला नंबर 1, पहला फार्मूला आ रहा है, देखिएगा ध्यान से। ये देखिए, ये जो एक हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने ड्रॉ किया है, ये पूरा एक सेंटेंस है। इस सेंटेंस में बेटा एक सब्जेक्ट जरूर दिया होगा सबसे पहले, ठीक? एक सब्जेक्ट जरूर दिया होगा सबसे पहले। सब्जेक्ट के दूसरे एंड पर कोई ना कोई जॉब यानी कोई ना कोई कार्य जरूर हो रहा होगा, ये भी देखना, कोई ना कोई एक्शन जरूर हो रहा होगा। अगर कार्य ही नहीं हो रहा है तो सेंटेंस ना एक्टिव है ना पैसिव है। जैसे मैं इंसान हूं, तो क्या हो गया? इसमें कोई काम तो हुआ नहीं। ये कैमरा है तो कैमरा, कोई काम तो हुआ नहीं। ये कानपुर शहर है, कोई काम तो हुआ नहीं, तो ना एक्टिव है ना पैसिव। ये है कहलाता क्या है, बाद में बताएंगे। चलिए खैर, अब आपको अपने आप से बच्चों एक सवाल करना है। थोड़ा सा देखिए, मैं ग्राफिकली समझाने की कोशिश आपको करूंगा जिससे लिखना आपको कम पड़े। बेटा ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो, थोड़ा सा ध्यान दो। हाँ बैठ जाओ, ठीक है। तो देखो सब्जेक्ट डिसीजन लेता ना सेंटेंस एक्टिव में जाएगा कि पैसिव में। अगर सब्जेक्ट काम करेगा तभी तो एक्टिव हुआ ना। अगर सब्जेक्ट काम करेगा तभी एक्टिव हुआ कि बिना काम करे एक्टिव हो गया? भाई देखो ये मोबाइल फोन है मेरे हाथ में, कोई काम नहीं कर रहा तो पैसिव पड़ा है। ये देखो गिर गया, क्यों? अगर सब्जेक्ट काम करेगा तभी तो एक्टिव होगा, काम नहीं करेगा तब तो पैसिव रहेगा। बस इसी बेसिस पे देखिए, अगर ये सब्जेक्ट इस काम को खुद कर रहा है, मैं भी हिंदी बता रहा हूं फिर इंग्लिश बता दूंगा, बस आज की क्लास थोड़ी सी बेसिक्स को आपकी मजबूत करने के लिए है। अगर ये सब्जेक्ट इस काम को खुद कर रहा है, खुद इटसेल्फ कर रहा, तो सब्जेक्ट ने काम किया कि नहीं किया? सब्जेक्ट ने काम किया। जब सब्जेक्ट ने काम किया तो सब्जेक्ट ने एक्ट किया तो सब्जेक्ट एक्टिव हो गया, और सब्जेक्ट अगर एक्टिव हो गया तो पूरा सेंटेंस एक्टिव हो गया। मैं फिर से रिवाइज कर रहा हूं, हो सकता है आपके स्किप कर रहा हूं। अगर ये सब्जेक्ट इस काम को खुद कर रहा है, हिंदी में लिखा खुद कर रहा है, तो सब्जेक्ट ने एक्ट किया ना। जब काम खुद करा, एक्ट करेगा तो सब्जेक्ट एक्टिव हो गया ना, और सब्जेक्ट एक्टिव हो गया तो पूरा सेंटेंस एक्टिव हो गया। क्योंकि मैं भी आपको बता चुका हूं सारा खेल है किसका, ये देखो लिखा हो, डिसीजन मेकर ऑफ वॉइस कौन है? सब्जेक्ट है। दूसरी सिचुएशन बेटा ये हो सकती है कि ये काम तो हो रहा है लेकिन इस काम को सब्जेक्ट खुद नहीं कर रहा है। अगर इस काम को सब्जेक्ट खुद नहीं कर रहा है तो जब सब्जेक्ट काम नहीं कर रहा तो सक्रिय पड़ा है कि निष्क्रिय पड़ा है? हाँ, यस ऑफ कोर्स, राइट यू आर। तो सब्जेक्ट ने जब कुछ काम नहीं किया तो सब्जेक्ट पड़ा भाई साहब पैसिव। क्यों? सब्जेक्ट निष्क्रिय पड़ा हुआ है, यानी सब्जेक्ट कोई काम नहीं कर रहा है। और जब सब्जेक्ट कोई काम नहीं करेगा तो सेंटेंस पैसिव हो गया। यानी एक लाइन में आपको लिख के दे दें, ज्यादा कंफ्यूजन ना हो। देखिए बोर्ड यहां ऊपर लिख रहा हूं मैं आपके लिए।
सब्जेक्ट सेंटेंस में हो रहे कार्य को अगर सब्जेक्ट सेंटेंस में हो रहे कार्य को खुद करे, आई मीन ये देखो जो ना खुद जो है बाय इटसेल्फ का जो खुद करे तो सेंटेंस एक्टिव होता है वरना पैसिव। नोट कर लो, ध्यान दे दीजिए, हैव ए लुक एट दैट। अगर सब्जेक्ट सेंटेंस में हो रहे कार्य को खुद करता है तो सेंटेंस एक्टिव होगा वरना पैसिव। मैं इसको 2-4 बार अभी और बोलूंगा। मैं चाहता हूं कि आपके दिलो दिमाग में बस जाए चीज, क्योंकि यही तो है बेस। अगर आपको ये बेस समझ में आ गया तो आपको एमके श्रीवास्तव पूरा फ्रूटफुल होगा, गारंटी मेरी। फिर मैं यहीं पे रोक रहा हूं। अगर सब्जेक्ट सेंटेंस में हो रहे कार्य को खुद करे तो सेंटेंस एक्टिव होगा वरना पैसिव। एवरी थियरी इज नथिंग विदाउट इट्स प्रैक्टिकल। तो अब तो मैंने ये आपको थ्योरी तो बता दिया, लेकिन अब करते हैं इसका प्रैक्टिकल और आपको समझाते हैं प्रैक्टिकली कि कैसे इसको डिसाइड करेंगे एक्टिव की पैसिव। जल्दी से देखिए, अब आप सब खुद ही मास्टर बन गए, खुद जान जाएंगे। देखिएगा जरा आप, देखो बेटा, राम आ गया, ये सेंटेंस एक्टिव है कि पैसिव? इंग्लिश बोलना तो मैं चुटकियों में सिखा दूंगा, चुटकियों में, ये सब मेरा काम है। बस आप कॉन्सेप्ट समझ लो एक बार होम्योपैथिक हमारे। राम आ गया तो राम सब्जेक्ट है क्योंकि इसी की बात हो रही है। आने का काम किया, राम खुद आएगा कि नहीं? राम इंसान है तो खुद ही आएगा, तो ये हो गया एक्टिव वॉइस। छोटे सेंटेंस से शुरुआत करी, राम ने काम किया आने का खुद, इसलिए एक्टिव वॉइस। अब देखो, राम रंगे हाथों पकड़ गया। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है इंग्लिश में। देखो बेटा, सब्जेक्ट फिर हमारा राम है, काम किस चीज को हो रहा है? पकड़े जाने का। राम रंगे हाथों पकड़ गया, बड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट है। राम सब्जेक्ट है, क्या राम खुद को पकड़ेगा रंगे हाथों? अरे खुद को थोड़ा ना पकड़ा जाता, पकड़ा तो किसी और के द्वारा जाएगा। खुद तो सरेंडर किया जाता है, आत्मसमर्पण किया जाता है। क्यों? तो राम रंगे हाथों पकड़ गया, क्योंकि राम को पकड़ने वाला तो कोई और इंसान होगा, राम खुद को तो पकड़ेगा नहीं। यानी सब्जेक्ट यहाँ काम जो हो रहा है उसको खुद नहीं किया, तो क्या हो गया? पैसिव वॉइस। टेंशन ना लो, अभी भी नहीं समझ में आ रहा, फिर आ जाएगा, आएगा बेटा आएगा। पप्पू डांट खाया। अब क्या पप्पू खुद को डांटेगा? विल पप्पू स्कोर्ड हिमसेल्फ? पप्पू डांट खाया में नहीं ना, तो ये भी हो गया पैसिव वॉइस। बस एक्टिव पैसिव आपको आज पहचानना सीखना, इसके आगे नहीं पढ़ाएंगे। पहचान सीख लो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। आगे आते हैं, ट्रक पकड़ गया। देखो, ट्रक पकड़ गया। ट्रक क्या बेटा? सब्जेक्ट है क्योंकि बात इसकी हो रही है। क्या ट्रक खुद को पकड़ लेगा? ट्रक पकड़ लेगा खुद को? नहीं ना। हाँ, तो क्या हुआ? पैसिव वॉइस। फिर और देखते हैं, क्या लिखें क्या लिखें क्या लिखें? अभी कहाँ आजकल बच्चे के साथ एक अनफॉर्चुनेट रेप हुआ है हाथरस में जी। तो हाथरस के रेपिस्ट को फांसी दी जाएगी। अब देखिए, सब्जेक्ट हो गया हाथरस के रेपिस्ट, काकी के निकला ना, तो आगे पीछे मिला लो एक एक शब्द। हाथरस के रेपिस्ट सब्जेक्ट हो गया। क्या हाथरस के रेपिस्ट खुद को फांसी दे लेंगे? आप बताइए, खुद को ये काम कर लेंगे? फांसी खुद को देंगे? फांसी खुद को तो नहीं देंगे ना, तो ये हो गया पैसिव वॉइस। फिर देखिएगा, छोटे छोटे सेंटेंस बताएं घर में जो रोज बोले जाते हैं। खाना बन गया, मम्मी ने आपके कहा खाना बन गया। बताओ ये एक्टिव की पैसिव है? सब्जेक्ट है खाना, खुद बताओ, सब्जेक्ट ने काम खुद किया, खाना खुद को बना लेगा, नहीं बना पाएगा तो क्या हुआ? यस, पैसिव वॉइस है ना। फिर देख लो, नेक्स्ट टू कम इज यस, मोबाइल। ये थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सी जगह ज्यादा लगेगा। देखिए,
मोबाइल रिचार्ज हो गया। किसी ने कहा भाई मोबाइल रिचार्ज हो गया, ये बताइए मोबाइल रिचार्ज हो गया, ये एक्टिव वॉइस है कि पैसिव वॉइस है? ये मोबाइल है और हमने कहा रिचार्ज हो गया, यानी इसमें पैसे पड़ गए, तो क्या मोबाइल सब्जेक्ट हो गया? मोबाइल खुद को रिचार्ज कर लेगा? नहीं कर पाएगा ना, सिंपल, इट्स गॉट टू बी पैसिव वॉइस। ठीक, मोबाइल रिचार्ज हो गया, क्या हो गया बच्चों? पैसिव वॉइस हो गया। इसी तरीके से और करते हैं, आप समझ में आ रहा होगा ना? अरे थोड़ा सा एक बार और देख लेना, आ जाएगा भाई। और देखो, कॉपी चेक हो गई, अब बताओ ये एक्टिव की पैसिव है? कॉपी चेक हो गई, सब्जेक्ट है कॉपी, कॉपी सब्जेक्ट है, ये कॉपी है, मान लो ये देखो ये कॉपी है। अब कॉपी चेक हो गई, क्या कॉपी खुद को चेक कर लेगी पन्ने खोल करके? नहीं कर पाएगी ना। पैसिव बोलो ना, जल्दी से बोलो भाई, टाइम इतना ज्यादा नहीं देंगे। पैसिव वॉइस हो गया, कॉपी चेक हो गया, है ना? अब देखिए और एक दो सेंटेंसेस हम लोग देख लेते हैं, और उम्मीद है कि इस बार और ज्यादा आपको समझ में आएगा। थोड़ा ओरल कर लें ऐसे ही। मकान बन रहा है, अपने आप बताइएगा, ईमानदारी से बताइएगा, मकान बन रहा है, मेरा है या किसी और का उससे मतलब नहीं है, मकान बन रहा है। आखिरी ये सेंटेंस आज की प्रैक्टिस के लिए, सिर्फ आपको समझाने के लिए, मकान बन रहा है, बताइए सब्जेक्ट क्या है बच्चों? खुद बोलो, किसकी बात हो रही है? हाँ बिल्कुल सही जवाब सबने पकड़ लिया, मकान की बात हो रही है। बेटा काम कौन सा हो रहा है? बनने का काम हो रहा है। क्या मकान खुद को बना लेगा? नहीं ना, पैसिव वॉइस। लेकिन अगर हम यहां पे आपको ये कहते हैं मकान बन गया, अब क्या हो जाए बच्चों? मकान बन गया, अब आधे बच्चों का सर्किट ब्लास्ट हो जाएगा, यहाँ पे फ्यूज ब्लास्ट हो जाएगा। मकान बन गया, सब्जेक्ट क्या है? मकान है, और मकान ने क्या खुद को बना लिया? नहीं बना पाएगा। यानी काम हो रहा है कि काम हो चुका है कि काम होगा कि काम होना है, इससे एक्टिव पैसिव फर्क नहीं होता है। राइट, तो अभी ये हमने आपको कॉन्सेप्ट समझाए हैं, फार्मूला नंबर 1 के कॉन्सेप्ट समझाए। अब चलते हैं फार्मूला नंबर 2। ठीक है, फार्मूला नंबर 2। फार्मूला नंबर 2 बेटा बहुत सरल है, इट्स डैम इजी, बहुत ही सरल है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो लिखा एनसीटी, एनसीसी नहीं, एनसीटी। अब इसका मतलब क्या होता है? देखिए, नेचुरली कंट्रोल्ड थिंग्स always move in active voice only। क्या लिखा बोर्ड पे? देखिए, नेचुरली कंट्रोल्ड थिंग्स, ये देखिए, नेचुरली कंट्रोल्ड थिंग्स ऑलवेज मूव इन एक्टिव वॉइस ओनली। अर्थात जो कार्य प्रकृति के द्वारा होता है हमेशा एक्टिव वॉइस में रहता है। देखिए, जो कार्य प्रकृति के द्वारा होता है, कोई भी काम जो नेचर करती है खुद है, हम और आप उसको कर ही नहीं सकते हैं, उसमें दिमाग मत लगाइएगा कि सब्जेक्ट एक्टिव है कि पैसिव, कुछ मतलब नहीं, हमेशा एक्टिव में जाएगा। देखिए कैसे, जैसे अगर हम बात करें, इफ आई कैन टॉक अबाउट, भूकंप आ गया, ये देखिए, अब भूकंप आ गया। भूकंप तो बेटा एक नेचुरल कैलामिटी है ना, एक प्राकृतिक आपदा, हमारे तुम्हारे करने से तो भूकंप आ नहीं जाएगा, है ना? तो ये क्या हो गया? इसमें दिमाग ही ना लगाओ, एक्टिव वॉइस। तूफान आ गया, एक्टिव वॉइस। सुनामी आ गया, एक्टिव वॉइस। किसमें गया? सुनामी आ गया, किसमें गया? एक्टिव वॉइस। पप्पू पिट गया, यस। अब भाई ये पैसिव वॉइस होगा यार, पप्पू को प्रकृति पीट रही क्या? पप्पू पिट गया, बोल दिए एक्टिव वॉइस। पप्पू पिट गया, पैसिव वॉइस होगा भाई, क्योंकि पप्पू को पीटने वाला क्या प्रकृति है? नहीं,
उसके प्राकृतिक माँ बाप हैं। अब प्राकृतिक का मतलब उसके माँ बाप हैं, मम्मी पापा हैं, नेचर नहीं पीट रही आगे है। तो पप्पू पिट गया, किसमें गया? ये पैसिव, ये एक्टिव था। पप्पू पिट गया, पैसिव वॉइस में हो गया। अब देखिए जितने भी काम है, जैसे आप कुछ भी ले लो, मेरी दाढ़ी सफेद हो रही है, ये प्राकृतिक। अब कहोगे यहाँ प्रकृति क्या काम कर रही है दाढ़ी सफेद करने में? भैया ये हार्मोन्स के द्वारा हो रहा है, एंडोक्राइनोलॉजी सिस्टम जो अपनी बॉडी के अंदर है। अब हार्मोन्स हमारे हाथ में तो है नहीं कि हम सीक्रेट कर दे कि ब्लैक हो जाए यार, ये तो ऑटोमेटिकली होगा। यहाँ पे एक शब्द और देखिए हमको मिल गया, या तो प्रकृति के द्वारा हो रहा है, या एक चीज और कर लो, बाय इटसेल्फ, स्वतः हो रहा है, अपने आप हो रहा है। कोई काम जो स्वतः हो रहा है या अपने आप हो रहा है, वो किस में जाएगा बच्चों? एक्टिव वॉइस में जाएगा, क्योंकि वो काम अपने आप हो रहा है। जैसे दाढ़ी सफेद हो रही तो अपने आप हो रही है, ये भी कॉन्सेप्ट लगा सकते हो आप लोग, ठीक है ना। अब देखिए जैसे मैंने कहा पेड़ हिल रहे हैं तो अपने आप हिल रहे हैं। आप कहोगे अपने आप कहां है? तो हवा हिला रही, तो हवा क्या तुम फूंक रहे हो? जो हवा आ रही वो भी तो अपने आप चल रही, क्यों? तो ये किस में चला गया? एक्टिव वॉइस में चला गया। तो अब 2-4 और एग्जाम्पल देख लेते हैं, जो काम अपने आप हो, एक्टिव वॉइस, ठीक है। ज्यादा कठिन नहीं है, बहुत इंग्लिश सरल है। अब देखिए मोबाइल डिस्चार्ज हो गया, बताओ, मोबाइल डिस्चार्ज हो गया। अभी रिचार्ज किया था हम लोगों ने मोबाइल, तो वो किस में था? एक्टिव वॉइस में था। देखिए नहीं, रिचार्ज हो गया पैसिव वॉइस में था, क्योंकि रिचार्ज मोबाइल खुद को नहीं कर सकता था। मोबाइल डिस्चार्ज हो गया, ये एक्टिव जाएगा कि पैसिव? I'll give you 5 seconds. देखिए मोबाइल जो रिचार्ज होता है ना, वो तो किया जाएगा, लेकिन जब डिस्चार्ज होता तो मोबाइल अपने आप डिस्चार्ज होता। अब आपको अपने आप का हम तो बात करते तब होता, अरे भैया बात ना करो ना, ऐसा मोबाइल रखा भी हो ना आपके पास है, ये 2 दिन 3 दिन 4 दिन में तो स्टैंड बाई मोड में भी जाके डिस्चार्ज होगा कि नहीं होगा ना? होगा ना। तो बात करोगे, हाँ इतना हो जाता, बात करते हो तो थोड़ा जल्दी डिस्चार्ज हो जाएगा। बात नहीं करोगे तो थोड़ा देर में होगा, बात करोगे तो थोड़ा जल्दी डिस्चार्ज हो जाएगा। इससे ज्यादा फर्क डिस्चार्ज में नहीं पड़ेगा। यानी डिस्चार्ज हर हालत में एक्टिव वॉइस हुआ, ठीक। अब देखो मोबाइल चोरी हो गया, मेरा नहीं, आप में से देख लो, है? मोबाइल चोरी हो गया। अब बताओ क्या हो? मोबाइल चोरी हो गया, मोबाइल है, मोबाइल चोरी हो गया, बोलो किस में जाएगा? एक्टिव वॉइस कि पैसिव वॉइस? मोबाइल खुद को चुरा लेगा तो बस पैसिव वॉइस लिख दो। ऑलराइट, अब एक दो बड़ी मजेदार चीज है जो भी बड़ा मजा आने जा रहा है आपको, देखिएगा, बताइएगा। मेरी बाइसिकल यानी साइकिल पंक्चर हो गई, कील लगी थी बेटा, बड़ी सी एक कील निकाली पंचर रिपेयरर ने, मेरी साइकिल पंक्चर हो गई। ये एक्टिव वॉइस की पैसिव वॉइस? बोर्ड पे मैं आपको छोड़ता हूं, देखिए मेरी साइकिल पंक्चर हो गई। क्या हुआ? अब गुरु देखो, बहुत बच्चों का बहुत दिमाग लग गया होगा, अबे साइकिल पंचर हुई है भाई, अपने आप थोड़न हो गई होगी, अबे कील लगी है, बिल्कुल सही बात, कील निकली भी क्यों? तो एक्टिव हुआ कि पैसिव हुआ? ओके, देखिए भाई साहब, साइकिल आप चला रहे थे, राइट, यू वर राइडिंग योर बाइसिकल, और रास्ते में कोई कील मिल जाती है और उसके अंदर कील लग जाती है, एंड इट गेट्स पंक्चर्ड, है ना, वो पंक्चर हो जाता साइकिल का ट्यूब है। अब सवाल आता, वो कील क्या किसी ने लगाई उसमें आके कि वो अपने आप लग गई? अपने आप लगी ना। अभी पीछे मैंने कॉन्सेप्ट दिया था, कोई काम जो अपने आप होगा एक्टिव वॉइस में जाएगा। तो मेरी साइकिल पंक्चर हो गई है, एक्टिव वॉइस है। अब देखिए इसी में थोड़ा सा मैं ट्विस्ट ला देता हूं, मेरी बाइसिकल पंक्चर करी गई है। देखिए शब्दों में ध्यान दीजिएगा, पंक्चर करी गई है। अब बता दो भाई साहब ये क्या हुआ, एक्टिव हुआ कि पैसिव हुआ? मेरी साइकिल पंक्चर करी गई है, इज दिस एक्टिव और पैसिव? अब साइकिल खड़ी थी, कोई आगे जान के उसको जैब कर गया, पंक्चर कर गया, तब तो पैसिव वॉइस हुआ ना। बिल्कुल सही है। एक और करते हैं, आज का आखिरी सेंटेंस होगा, सिर्फ आज हम आपको एक्टिव पैसिव सिखा रहे हैं, पहचानना वो भी।
फिर बताएंगे कि ये पहचान कितनी काम आएगी कल आपको जब हम इसको कंटिन्यू करेंगे। आपको लगेगी यार आप तो मजा आ गया, ऐसा मैंने कभी पढ़ा ही नहीं था, वरना कब कब बोल रहा होता इंग्लिश में। क्यों? अब देखिए नेक्स्ट क्या बताएं तुमको हम। यस, वीडियो डाउनलोड हो गया, ऑनलाइन पढ़ लो तो ऑनलाइन सेंटेंस से स्टॉप भी करेंगे। वीडियो डाउनलोड हो गया, मान लीजिए डाउनलोडिंग में आपने लगाया था और अब हमने आपसे पूछा वीडियो का क्या स्टेटस है, आपने कहा सर वीडियो डाउनलोड हो गया है। एक्टिव कि पैसिव? बिल्कुल सही जवाब दिया आपने है, ये पैसिव वॉइस होगा क्योंकि वीडियो सब्जेक्ट है और वीडियो खुद को डाउनलोड नहीं कर सकता है। दिस हैज टू बी द पैसिव वॉइस। आई होप कि आपको आज ये तो समझ में आ ही गया होगा कि एक्टिव पैसिव पहचानते कैसे हैं, इसको डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे, इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, और ये क्यों डिफरेंशिएट एंड डिस्टिंग्विशन इसका बहुत जरूरी है वो हम आपको बताएंगे कल की जो क्लास होगी। और फिर देखिएगा एक्टिव पैसिव सीखने के बाद आप बहुत एक्टिव हो जाएंगे, आपकी सारी पैसिविटी खत्म हो जाएगी। दिस इज व्हाट आई कैन गिव यू द गारंटी ऑफ, राइट। अच्छा, एक चीज और है जो मैं आपको इंस्ट्रक्शंस देता हूं तो आप लोग फॉलो क्यों नहीं करते? व्हाई डोंट यू फॉलो दोस इंस्ट्रक्शंस एंड ऑल दैट? मैंने आप लोगों से कहा भी था, बहुत कम बच्चों ने भेजा मुझे। मैंने जब आपको सेल्फ इंट्रोडक्शन पढ़ा था मैंने कहा था रिकॉर्ड अप योर वॉइस, आप अपनी आवाज को रिकॉर्ड करिए सेल्फ इंट्रोडक्शन में और मुझे व्हाट्सएप करिए। बहुत कम लोगों ने व्हाट्सएप करके भेजा, इसका मतलब लगता है कि आप सीखना नहीं चाह रहे हैं, सीख रहे हैं तो जबरदस्ती ऐसे वीडियो देख रहे हैं। और मुझे पता चल जाता है जब आप वीडियो देखते घर में, राइट, आई कैन सी इट एट माई सिस्टम कि कौन कौन मुझे देख रहा हो। मैं ये भी देखता हूं कि जो लोग वीडियो देख रहे हैं उन्होंने भी नहीं भेजा, देन आई फील लिटिल डिप्रेस्ड अबाउट यू। तो मुझे थोड़ा दुख होता है कि भाई आप देख भी रहे हैं, आप फॉलो भी कर रहे हैं, आप वीडियोस रेगुलरली देख रहे हैं, तो फिर थोड़ा सा बात भी तो मान जाइए, राइट। यू हैव टू अंडरस्टैंड थिंग्स एज वेल कि ये बाइलेटरल है, ये यूनिलेटरल नहीं है, राइट। तो सबसे बड़ी क्लास आज की आपकी मेगा क्लास जो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्लास थी, आपका फाउंडेशन मुझे तैयार कराना था। 3 चीज आपको सिखानी थी। हेल्पिंग वर्ब कितनी होती है? 22। सब्जेक्ट किसे कहते हैं? कर्ता वर्ता को नहीं कहते, सब्जेक्ट कहते हैं जिसकी बात वो है सब्जेक्ट। और आखिरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट थी दैट वाज दैट कि भाई वॉइस क्या होती है, एक्टिव और पैसिव वॉइस को हम पहचानेंगे कैसे, राइट। ये 3 चीजें अगर आपने पकड़ ली ना, तीन अनलकी नहीं है, लकी होगा, आई कैन गारंटी यू। तो 3 चीजें अगर आपने पकड़ ली है तो मैं आपको गारंटी आज दिलाता हूं, अपनी उम्र भूल जाइए, अपनी पढ़ाई लिखाई सब भूल जाइए। यूपी बोर्ड से थे, बिहार बोर्ड से थे, किस बोर्ड से थे, ये किसी बोर्ड से नहीं थे, वो सब भूल जाइए। आप इंग्लिश बोलेंगे और ऐसे बोलेंगे जैसा आपने सपने में सोचा होगा, राइट, कि ऐसा मैं बनना चाहता हूं, राइट। सो हियर वी आर कमिंग टू द एंड ऑफ येट अनदर क्लास। सी यू कमिंग बैक टुमारो एट 4 PM और टिल दैट्स गुड बाय एंड कीप रॉलिंग। गुड बाय।